उसकी शानदार गाड़ी रशिया की मशहूर सड़क पर रवा दफा थी। सड़क पर रश ना होने के बराबर था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली थी कि पीछे से उनकी गाड़ी पर किसी ने अटैक किया था। आदम, जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ था, चौंक कर सीधा हुआ था। यह हमला उसके लिए नया नहीं था, बल्कि आज इस हमले को तीसरा दिन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस पर यह हमले करवा कौन रहा था। उसने किसी को नहीं मारा था, ना उसकी किसी से दुश्मनी थी। फिर ऐसा कौन था जो उसके पीछे हाथ धोकर लगा हुआ था? वो गहरी सांस लेता आगे पीछे नजरें दौड़ाने लगा। दो गाड़ियां पीछे से बिना रुके उनकी गाड़ी पर गोलियां बरसाए जा रही थी। कभी आदम झुक जाता, कभी वो गोली चौक जाती। थोड़ी ही देर में आदम की बस हुई थी। उसका हसीन खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। गाड़ी रोक दो अब, वो गुस्से से दहाड़ा था। पर साहब, यहाँ तो हमें खतरा है, ड्राइवर घबरा कर बोला। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही मैंने क्या बोला है? गाड़ी रोको। अब भी उसका लहजा इतना सख्त था कि ड्राइवर ने बिना आनाकानी किए गाड़ी रोक दी थी। वो गाड़ी रुकते ही बिना देर किए बाहर आया था। उसकी गाड़ी के आसपास रश लगना शुरू हो गया था। कई लोग झमकटा लगाए इधर उधर की बातें कर रहे थे, कुछ अफसोस कर रहे थे तो कुछ इन नज़रों से देख रहे थे कि जैसे खुदा ना खास्ता आदम ने किसी का कत्ल किया हो। आदम को किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो घूम फिर कर उसी गाड़ी को तलाश कर रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले उन पर हमला कर रही थी और अब कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अभी वो ढूंढ ही रहा था कि उसकी नज़र दोबारा से उन आंखों पर पड़ी थी जिसने उसे 2 दिन से परेशान कर रखा था। सब्ज़ आँखें एक नज़र उसे देखकर उस भीड़ में कहीं गायब हो गई थी। उसने आगे पीछे नज़रों को तलाशने की कोशिश की थी, मगर वो शायद जो कोई भी थी अब वहाँ से जा चुकी थी। आदम को अपना वहाँ रुकना मुनासिब ना लगा। जो लोग उस पर हमला कर रहे थे वो 2 दिन की तरह आज भी अपना मकसद पूरा करके जा चुके थे। वो गाड़ी में बैठता ऑफिस के लिए निकला था। उसे बहुत काम थे। काम क्या थे ये तो किसी को नहीं मालूम था, मगर आदम महमूद को बहुत काम थे। उसकी गाड़ी हवा से बातें करते सड़क पर रवां दवा थी। आज उसकी बेहद ज़रूरी मीटिंग थी जिस पर उसे जल्द से जल्द पहुंचना था। वो गाड़ी में ही लैपटॉप खोले अपनी मीटिंग की तमाम प्रेजेंटेशन मुकम्मल कर रहा था। उसके संजीदा चेहरे पर हद से ज़्यादा संजीदगी थी। अपने काम को लेकर बेहद संजीदा था, या कह लो कि वो शायद संजीदा रहने वाले इंसान था। अभी वो प्रेजेंटेशन कर ही रहा था कि तभी एक गोली उसकी गाड़ी की बैक पर आकर लगी थी। वो चौंक कर सीधा हुआ था। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर सुर्खी लहराई थी। उसका खून बॉइलिंग पॉइंट के आखिरी हिस्से पर खोलने लगा था। कौन था आखिर जो उसकी जान छोड़ कर ही नहीं दे रहा था? गाड़ी की स्पीड हल्की होते देख उसे और गुस्सा आया था। क्या तुम्हारे हाथ टूट चुके हैं? उसका लहजा इतना गज़बनाक था कि ड्राइवर का हाथ ड्राइव करते कांपता था। नहीं सर, वो फायरिंग भाड़ में गई फायरिंग। आज इन्हें करने दो फायरिंग। पर साहब, ऐसे नुकसान भी तो पहुंच सकता है ना। पहुंचने दो नुकसान, उनकी परवाह मत करो। आज गैर मामूली तौर पर उसके लहजे में रोज़ से ज़्यादा सख्ती थी। न जाने वो आज इतना गुस्से में क्यों था। ड्राइवर उसकी बात सुनते बिना गाड़ी रोके गाड़ी चलाए जा रहा था कि तभी एक फायर उनकी गाड़ी के टायर पर आकर लगा था। दूसरे लम्हे गाड़ी एक झटके से रुक गई थी। बैड लक। वो अपना हाथ गाड़ी की खिड़की पर मारते घुराया था। सर, शायद टायर खराब हो गया, देखना पड़ेगा, ड्राइवर उससे बोला था। ड्राइवर के बाहर निकलते ही वो भी बाहर निकला था। गाड़ी रोज़ की तरह उनका काम ख़राब कर करके वहाँ से जा चुकी थी। आदम को बेतरह बहुत गुस्सा आया था। उसका काम रोज़ ख़राब हो रहा था इन फजूल की फायरिंग की वजह से। कौन था जो यूँ नामर्दों की तरह पीछे से वार करता था? हिम्मत नहीं है तो मर्द बनकर मुझसे लड़ाई करे, इसीलिए यूँ नामर्दों की तरह रोज़ पीछे से वार करता है। आदम के दिमाग की रग बुरी तरह भड़क रही थी। अभी वो गाड़ी में बैठता कि तभी उसे वो सब्ज़ आँखें दोबारा दिखाई दी थी। वो सब्ज़ आँखें रोज़ की तरह उसे अपना दीदार करवा कर वहाँ से जाने लगी थी, मगर इस बार आदम ने खामोशी नहीं रखी थी।
बल्कि वो तेज़ कदमों से इन सब्ज आंखों वाली लड़की के पीछे दौड़ा था। वो जो कोई भी थी, कहाँ से आती थी, आज ये आदम को जान कर ही रहना था। लड़की उससे यूं भाग रही थी जैसे उसने कोई चोरी की हो, और आदम उसके पीछे यूं भाग रहा था जैसे अगर आज उसे पकड़ ना सका तो जिंदगी में सब खो देगा। थोड़ी ही देर में उसके भागते कदम रुके थे। वो सब्ज आंखों वाली दोशीज़ा सामने वाले अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुकी थी। आदम को चंद सेकंड लगे थे ये जानने में कि वो लड़की इस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। अब आदम के लिए उसकी पहचान मालूम करवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो अपने कदम वापस मोड़ता उसी जगह वापस जा रहा था जहाँ से वो वापस आया था। अब उसके गुलाबी लबों पर मुस्कुराहट थी। वो बेतरह अंधेरे में क्लब से बाहर आया था। उसकी नीली आंखें सुर्ख हो रही थी, निगाहें थोड़ा बहुत झूम भी रही थी। उसने आज हद से ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। इसकी जगह शायद कोई और होता तो वो अब तक कहीं ना कहीं बेहोश होकर गिर चुका होता, मगर ये कोई और नहीं बल्कि रशिया का डॉन आदम महमूद था, जो कोई मामूली इंसान नहीं था। उसके लिए इतने ड्रिंक होने के बावजूद भी गाड़ी चलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो गाड़ी में बैठता महारत से अपनी गाड़ी ड्राइव करते अपने मेंशन पहुंचा था। रात की रोशनी में उसका मेंशन किसी जालिम दियो की तरह अपनी जगह पर खड़ा था। वो अपनी गाड़ी से निकलता कोट को अपने कंधे पर डालते भागते कदमों से अंदर दाखिल हुआ था। वो घर के अंदर कदम रखता बुरी तरह लड़खड़ाया था। उसकी नीली आंखों के सामने अंधेरा छाया था। वो सहारे से दरवाजे को पकड़ता तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। ये मामूली नशा उसे रोक नहीं सकता था। वो खुद से कहता तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ रही था कि तभी उसका पैर बुरी तरह मुड़ा था। इससे पहले वो अपना बैलेंस बरकरार रखता वो बुरी तरह सीढ़ियों से लड़खड़ाते नीचे गिरा था। चोट सीधा उसकी हड्डियों पर लगी थी। उसके मुंह से सिसकी निकल गई, मसल्स में बुरी तरह दब पड़ी थी। वो अपना हाथ हिलाने से कासिर था। हाथ हिलाने की कोशिश में उसके खूबसूरत चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां हो रहे थे, मगर हाथ तब भी नहीं हिल रहा था। अभी वो यूं ही बैठा था कि तभी उसका राइट हैंड लॉक्स, जो एक स्याह फॉर्म आदमी था, उसके पास आया था। वो स्याह फॉर्म आदमी लॉक्स उसके हर काम में उसका साथ साथ होता था। जो काम भी आदम करता वो आदम और लॉक्स मिलकर ही करते थे। यहाँ तक कि सब्ज आंखों वाली दोशीज़ा के बारे में भी लॉक्स को ही मालूम करना था। सर, आपको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास चलना होगा। लॉक्स की स्याह चेहरे पर परेशानी थी। आदम तकलीफ जब्त करता उठा। टेंशन मत लो लॉक्स, मैं ठीक हूँ। नहीं सर, आप ठीक नहीं हैं, ये कोई मामूली चोट नहीं है, हमें जाकर डॉक्टर से मिलना होगा, वरना कल को ये छोटी सी चोट बड़ा नुकसान भी दे सकती है। लॉक्स आदम का संजीदा चेहरा देखते बोला था। आदम बिना कुछ बोले लॉक्स के साथ बाहर आया था। उसे लॉक्स पर भरोसा था और अक्सर आदम लॉक्स की बातें मान भी जाया करता था। लॉक्स चेहरे पर ढेरों संजीदगी लिए गाड़ी तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुक गई थी। लॉक्स और वो दोनों ही अस्पताल के अंदर आए थे। अभी वो रूम में ही बैठे थे कि तभी सफ़ेद ओवरऑल गाउन एक फिजियोथेरेपिस्ट अंदर आई थी। वो अपना ओवरऑल सीधा करती उसके सामने बैठी थी। आदम अपना चेहरा डॉक्टर की साइड मोड़ते ठटका था। उसकी आंखें भी सब्ज थी, बिल्कुल उस जैसी। आदम को चंद लम्हों में ये बात समझ आ गई थी कि सामने बैठी डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने उसकी नींदें चैन सुकून सब गारत कर रखा था। वो गौर से उसका हसीन चेहरा देख रहा था। सिर्फ आंखें ही नहीं, उसका पूरा चेहरा बेहद हसीन था, जैसे कोई हूर, शायद जन्नत की हूर। दूसरे लम्हे वो खनकारता मुस्कुराते हुए से आंख मार गया था। जन्नत सटपटाते हुए अपनी निगाहें झुका गई थी। लड़का तो हद से ज़्यादा बदतमीज़ है। दिल ही दिल में उसने दो मोटी गालियाँ आदम को दी थी। तुम्हारी आंखें वाकई खूबसूरत है। मैं तो समझता था तुम लेंस का इस्तेमाल करती हो, मगर हकीकत अभी मालूम हो रही है कि ये हकीकी तुम्हारी आंखें हैं। वो मुस्कुराते हुए उसका खून खौला रहा था। वैसे सिर्फ आंखें नहीं, तुम पूरी की पूरी बहुत खूबसूरत हो। उसने थोड़ा सा और फ्लर्ट करने की कोशिश की थी।
اس کے لبوں پر حسین مسکراہٹ جیسے جم چکی تھی۔ جنت کا دماغ اگلے سیکنڈ گھوما تھا۔ دیکھو، اپنے کام سے کام رکھو، یہ ہاسپٹل ہے اور یہاں تم اپنی چوٹ لے کر آئے ہو، تو بہتر ہے کہ تم اپنا سارا فوکس اپنی چوٹ پر رکھو۔ اسے بری طرح ڈپٹی، دوبارہ اس کے ہاتھ پر جھکی تھی۔ جب سامنے تم جیسی حسینہ بیٹھی ہوگی تو اس کافر کی نظر ہٹے گی۔ وہ پھر سے شرارت سے بولا تھا، دیکھو میں نے کہا نا، مجھے ڈسٹرب مت کرو ورنہ میں تمہیں بنا دیکھے بھگا دوں گی۔ پھر اپنا یہی ہاتھ لے کر گھومتے پھرتے رہنا۔ اب کہ جنت نے تڑک کر کہا تھا، اس کا سرخ سفید چہرہ غصے سے خون چھلکا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا آدمی اس کے خون میں ابال لائے جا رہا تھا۔ آدم چہرے پر ہلکی مسکراہٹ لیے اسے غصہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ لوگ سب حیرت سے آدم کا چہرہ دیکھ رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آدم کسی سے اتنا ذلیل ہونے کے بعد اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا بلکہ مسکرا رہا تھا۔ دوسری لمحے اس نے ایک نظر جنت کو دیکھا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی جو رشیا کتنے بڑے ڈون کو ذلیل کر دی ہے؟ دوسری لمحے وہ جنت کے پاس آیا تھا۔ ڈاکٹر جنت، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ جن سے اس طرح بات کر رہی ہیں وہ ہے کون؟ لوکس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ہوں گے کوئی، مجھے ان کی پہچان جان کر کیا کرنا ہے؟ لوکس سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ اور سخت ہوا تھا۔ اسے اپنے کام کے ٹائم فضول باتیں کرنے کو کوئی شوق نہیں تھا۔ چلے، آپ نہیں جانتی، میں بتاتا ہوں، یہ رشیا کے سب سے بڑے ڈون ہیں جن سے آپ اتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں۔ لوکس کا لہجہ دوبارہ سخت ہوا تھا۔ آپ ان سے ایسے ہرگز بات نہیں کر سکتی۔ لوکس کی بات سنتے جنت کا دل بے حد تیزی سے دھڑکا تھا۔ یار، یہ میں نے کیا کر دیا؟ جنت اپنی سعادت کا کیا کرے گی؟ کب سدھارے گی خود کو؟ وہ اپنی زبان کو 1000 بار لعنت ملامت کرتی آدم کا ہاتھ چیک کر رہی تھی۔ آدم مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ جھٹکے سے کھڑے ہوتے لوکس کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ جنت نے اسے جاتا دیکھ سکون کی سانس لی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے اس گاڑی کے پیچھے ٹرن لیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بڑی مہارت سے اس گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ جیسے چپک چکی تھی۔ دوسری لمحے اس کی گاڑی کیفے کے سامنے رکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے نکلتی کیفے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنی گاڑی پار کرتے تیزی سے کیفے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے ٹیبل پر بیٹھا دیکھ وہ مسکراتی نگاہوں سے ہاتھ ہلاتے اس کے پاس آیا تھا۔ جنت آدم کو اپنے سامنے پا کر حیران ہوئی، مگر دوسری لمحے وہ اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ آدم مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ چند لمحے بعد آدم نے جو بولا وہ سن کر جنت کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ دوسری لمحے حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ دیکھو، گینگسٹر ہوں گے تم اپنے گھر میں، مجھ پر یہ روب جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ جنت کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ تم چپ چاپ چل رہی ہو یا میں یوں تمہیں سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں؟ اب کی دفعہ آدم سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کی سنجیدہ آواز سن جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، وہ کہتی کھڑی ہوتی اس کی گاڑی کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ آدم مسکراتا اپنی آنکھوں میں گلاسی چڑھاتے اس کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اب ان کی گاڑی آدم کے مینشن کی جانب رواں دوا تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتی اس عالی شان کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی سبز آنکھیں خیرہ ہوئی تھی۔ وہ کمرہ کسی راجکماری کے کمرے کے مانند خوبصورت تھا۔ وہ گھوم پھر کر تمام کمرہ چیک کر رہی تھی۔ آدم اسے یوں مگن دیکھتے پیچھے کھڑا مسکراتے ہوئے سے چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک وارڈروب کھول کر سب چیزیں چیک کر رہی تھی۔ اندر خوبصورت کپڑوں کو دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ آدم پہلے اس کی تمام شاپنگ کر چکا تھا۔ وہاں ہر چیز موجود تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نہیں ہو۔ اس کو دیکھتے اس کی جانب آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ یہیں رہیں اور آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ وہ اس کو حکم دیتے اس کے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ جمائی لیتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے اس کی سبز آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ وہ ایک بھرپور جمائی لے کر کھڑی ہوتی پیروں پر سلیپرز اڑستی باہر کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔
उसे इस वक्त कॉफ़ी की शदीद तलब हो रही थी। नींद से उठकर वो सबसे पहले कॉफ़ी ही पिया करती थी। किचन की तरफ से उसे खटर फटर की आवाज़ें आ रही थी। वो बिना पूछे किचन में दाखिल होगी, मगर दूसरे लम्हे वो हैरान हुई थी। सामने आदम खड़ा महारत से कट बोर्ड पर चिकन का कीमा बना रहा था। उसके हाथ इतनी महारत से चल रहे थे कि जन्नत को मालूम हो गया था कि वह कच्चा खाना बना सकता था। जन्नत एक लड़की होकर भी कभी किचन के आसपास नहीं गई थी। वह हैरत से मुंह खोले आदम को देख रही थी, जो उसकी मौजूदगी पर मुस्कुराते मुड़ रहा था। वो गुलाबी नाइटी में स्लीपिंग ब्यूटी ही तो मालूम हो रही थी। सो मिस जन्नत, क्या लेंगी? कॉफ़ी? वो बिना झिझके अगले लम्हे उसे अपनी कॉफ़ी का कहती चेयर घसीट कर बैठी थी। माइंड नहीं करना क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ? आप एक नहीं, आप मुझसे 100 सवाल भी कर सकती हैं। आपको जवाब देने से मना नहीं करूँगा। आदम मसरूफ़ लहजे में बोला। जन्नत उसके कहने पर सटपटाती अपनी निगाहें झुका गई थी। ऐसा क्यों? बेख्तियारी में जन्नत के मुंह से निकला था। आदम उसका सवाल सुन मुस्कुराते अब सोच में पड़ गया था। वो इसलिए क्योंकि आप मेरी डॉक्टर हैं ना। दूसरी लम्हे उसका जवाब सुन जन्नत के चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे। वो शायद ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसे इतना बुरा मुंह बनाते देख आदम कहका लगाकर हंस दिया था। आदम को हंसते देख जन्नत भी मुस्कुरा दी थी। थोड़ी ही देर में वो और आदम यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। जन्नत जो एक पैदाइशी मगरूर और अकड़ू लड़की थी, न जाने इस वक्त इतनी नरम कैसे हो गई थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि सामने खड़े इस खूबसूरत लड़के से वो इस लहजे में कैसे बात कर सकती थी, जो उसे डरा कर अपने घर ले आया था। जन्नत को आदम के मेंशन में रहते 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में वो और आदम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। जन्नत को कुछ ही अरसे में पता चल गया था कि आदम उसे पसंद करता था, और शायद वो खुद भी अब आदम को पसंद करने लगी थी। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। इस दिन की शुरुआत भी अच्छे से ही हो गई थी। अभी वो अपने कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि गोली की आवाज़ पर उसका दिल उछल कर हलक में आया था। वो अपने कमरे के अंदर दाखिल होती धड़कते दिल के साथ बिस्तर पर बैठी थी। ये कैसी आवाज़ थी? दूसरी लम्हे बहुत सी गोलियों की आवाज़ उसे आई थी। वो थोड़ी ही देर में समझ गई थी कि आदम के मेंशन पर हमला हुआ था, और वो हमला कोई ऐसा वैसा नहीं था। वो कुरानी आयात का विर्द करती बिस्तर पर बैठती आदम की खैरियत की दुआएं मांग रही थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। गोलियों की आवाज़ों ने जैसे उसके कान को सुन कर दिया था। आदम इन तमाम लोगों को बुरी तरह कत्ल कर देता। न जाने इन लोगों की आदम से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो वो यूं हाथ मुंह धोकर आदम के पीछे पड़ गए थे। कहीं ये सब कुछ ईसा ने तो नहीं करवाया? उसे चंद दिन पुरानी ईसा की धमकियां याद आई थी। दूसरी लम्हे उसे जन्नत का ख्याल आया। वो अपने खून निकलते बाजू को एकदम से जकड़े तेज़ी से जन्नत के कमरे की तरफ भागा था। वो जानता था कि जन्नत एक बेहद नाजुक लड़की थी, और इस हादसे में जन्नत पर क्या गुजरी होगी वो नहीं जानता था। वो झटके से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलते उसके पास आया था। दूसरी लम्हे वो भाग कर आते उसे अपनी बाहों में भर गया था। उसके सीने पर सर रखती फूट फूट कर रो दी थी। उसके बालों को सहलाता अपने लब धीरे से उसके बालों पर रखा था। कुछ नहीं हुआ जन्नत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मगर वो बुरी तरह हिचकियाँ लेती उसके सीने से लगी थी। तुम्हारे बाजू पर गोली लगी आदम। ये लोग कौन थे और तुम क्या काम करते हो जो तुम पर आए दिन अटैक्स होते रहते हैं, बताओ? वो बुरी तरह हिचकियाँ लेते उससे पूछ रही थी। आदम तज़ब्ज़ब का शिकार उसका चेहरा देख रहा था। ये हमला मेरे मामू के बेटे ईसा ने करवाया है। ये कहते उसका लहजा चट्टानों से भी ज़्यादा सख्त हुआ था। मगर तुम्हारा मामूज़ा तुम पर हमला क्यों करवा रहा है? जन्नत ने हैरत से पूछा। उसका सवाल सुनते आदम की नीली आंखों में नमी उभरी थी। उसकी आंखें दूर कहीं माजी में भटकने लगी थी। जब मैं 8 साल का हुआ तो मामा बाबा ने मेरी सालगिरह बहुत धूमधाम से करने का सोचा। सारे मेहमानों को बुलाया। उस रोज़ मेरी सालगिरह थी। केक काटा जा चुका था कि तभी मम्मा कहीं चली गई।
मम्मा को ढूंढते ढूंढते जब उस कमरे में पहुंचा तो देखा कि मेरी मामा फांसी लगाकर इस दुनिया से जा चुकी थी। और उस वक्त मेरी मामा की मौत का इल्ज़ाम मेरे मामू ने मेरे बाबा पर लगा दिया। उसका लहजा नमी की वजह से कांप रहा था। और उसी वक्त मेरे बाप को भी गोली मार दी। उस दिन एक 8 साल का बच्चा यतीम हो गया। मेरे दोनों माँ बाप एक झटके में मुझसे छीन लिए गए थे। मगर मुझे यकीन है जन्नत के मेरी माँ ने खुदकुशी नहीं की थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे माँ बाप साथ में बेहद खुश थे। और मैं यकीन से कह सकता हूँ जन्नत के मेरी माँ का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि मेरे मामू ने ही किया था, क्योंकि मेरे माँ और बाप दोनों एक ऐसे ख़ानदान से थे जिनके बीच दुश्मनी थी। पता नहीं कब मामू को बाबा से इतनी मोहब्बत हुई, उन्होंने नाना से ज़िद करके ये शादी की थी। बहुत मजबूरी में ही सही, मगर मेरे ननियान वालों ने मेरी माँ की शादी मेरे बाप से कर दी। और तुम जानती हो जन्नत, मेरे माँ बाप बहुत खुश थे। वो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। और यही चीज़ शायद मेरे मामू से अज़ब ना हुई। और मैं जानता हूँ कि ईसा के बाप ने मेरे माँ बाप को कत्ल किया है। जन्नत उसके पास आती उसके कंधे पर हाथ रखे थे। तो तुमने अपने वालिदैन का बदला क्यों नहीं लिया? उस रोज़ मामा की फांसी लगी लाश के नीचे एक लेटर पड़ा था। इससे पहले कि वो मैं खोलकर पढ़ता तभी बाबा पर गोली चल चुकी थी। वो मंजर अपनी आंखों से देखने के बाद आज तक मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं वो लेटर पढ़ सकूं। न जाने उसमें क्या लिखा होगा। उसका लहजा शिद्दत गम से फट रहा था। जन्नत उसे दिलासा देती उसके पास आई थी। तो तुम वो लेटर मुझे दे दो आदम, वो मैं पढ़ लूँगी। नहीं जन्नत, ये सही वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तब मैं वो खुद पढ़ लूँगा, वो कहते कमरे से निकल गया था। मगर पीछे जन्नत तहैया कर चुकी थी कि वो लेटर पढ़कर ही दम लेगी। वो अस्पताल में आयशा के साथ बैठी कॉफ़ी पी रही थी। तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई है जन्नत। सारी आसाइशें जिनके लिए मुझे इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं वो तुम्हें ऐसे ही मिल गए। आयशा के लहजे में हसद और रकाबत दोनों मिले हुए थे, मगर जन्नत पहचान न सकी। वो आयशा को अपनी अच्छी दोस्त समझती थी। हाँ आयशा, जब मैं आदम के साथ गई थी तो मैं डरती थी कि न जाने आदम कैसा हो, मगर आदम तो बहुत अच्छा है, हर चीज़ का ख्याल रखता है। उसे बैठी सब बता रही थी। दूसरी तरफ आयशा सबको सुनकर बुरी तरह जल रही थी। उसकी फैमिली एक ब्रोकन फैमिली थी, जहाँ उसके बाप ने उसकी माँ पर जुल्म तशद्दुद करके उसे तलाक दे दी थी, जिसके बाद आयशा की पूरी फैमिली ने बहुत सरवाइव किया था, मगर उनकी ज़िंदगी अब भी सुकून में नहीं आई थी। आयशा भी ऐसे ही किसी लॉटरी की मुंतज़िर थी, बल्कि वो पैसों के लिए कोई गलत काम भी करने के लिए राज़ी थी। अगर उसे कोई ड्रग बेचने का भी कहता तो शायद आयशा इस काम पर भी राज़ी हो जाती। आयशा की सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, पैसा कमाना, क्योंकि उसके और उसके तमाम घर वालों के हालात बेहद ख़राब थे। वो दोनों काफ़ी देर इधर उधर की बातें करती रही। वो दोनों कॉफ़ी पीते गार्डन में टहल रहे थे। चाँद की रोशनी इन दोनों पर पड़ रही थी, जो उनके चेहरे को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। आदम, तुम मुझसे वादा करो, तुम किसी का कत्ल नहीं करोगे, तुम किसी से कोई लड़ाई नहीं करोगे। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, वादा करो। वो अपना नाजुक हाथ उसके सामने फैला गई थी। आदम धड़कते दिल से उसके नाजुक हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को कत्ल नहीं करूँगा। जन्नत मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाते अब अपने कमरे की तरफ चली गई थी। आदम मुस्कुराते हुए अब तक उसकी पुश्त देख रहा था। ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता उसके जीने का सबब बनती जा रही थी। आदम के अंदर बेहद बदलाव आ चुका था। अब वो अपने मुजरमों को जान से नहीं मारता था, बल्कि वो उन्हें सज़ा देकर माफ़ कर दिया करता था। जन्नत का कहना उसके लिए पत्थर पर लकीर था। उसकी किसी बात को नहीं टाल सकता था। उसकी तमाम हरकतों सकनात पर ईसा की नज़र रहती थी। वो ये सब देखते बेहद हैरान था। कौन था जो आदम की डोर अपने हाथ में पकड़ चुका था? कौन था उसका वीक पॉइंट? ईसा अपना पूरा दिमाग लगाकर भी उसका पॉइंट नहीं ढूंढ पाया था। ईसा के अंदर तजस्सुस का कीड़ा बुरी तरह मचलने लगा। वेट एंड वॉच, आदम मैं पता लगा लूँगा कि इन सब के पीछे कौन है।
फिर सीधा वही बात करूँगा। वो मकारिये से प्लान बनाता शराब की बोतल अपने मुंह से लगा गया था। वो सुर्ख गाउन के ऊपर ब्लैक स्टोलर गले में लपेटे अपना हैंडबैग लिए बाहर आई थी। हल्का फुल्का मेकअप किए और लबों पर मेहरून लिपस्टिक लगाए वो आसमान से उतरी हूर लग रही थी। सब्ज आंखें काजल की वजह से और चमक उठी थी। वो जा ही रही थी कि उसे सामने से आदम आता हुआ दिखा। वो आदम को देखते मुस्कुराते हुए रुकी। वो भी उसे देखता मुस्कुराते हुए उसके पास आया था। कहाँ जा रही हो जन्नत? उसके चेहरे पर हाथ रखता मलाइमत से बोला, मैं आयशा के घर जा रही हूँ। असल में उसने अपने घर एक पार्टी रखी है जिसमें तमाम हॉस्पिटल के स्टाफ को और अपनी फ्रेंड्स को उसने बुलाया है। तुम्हारा जानना ज़रूरी है क्या? आदम के लहजे में तशवीश थी। क्या हो गया आदम? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। उसने सबसे पहले मुझे बुलाया और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना जाऊँ? अच्छा, आदम के चेहरे पर परेशानी दर आई थी। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। उसके चेहरे पर हाथ रखती मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, ध्यान से जाओ, मगर ये पहन लो। वो अपनी पैंट की पॉकेट से एक केस निकालते हुए इसके सामने कर गया था। डायमंड का बेहद खूबसूरत ब्रेसलेट देखते उसकी आंखों में सताइश उभरी थी। डायमंड के ब्रेसलेट के ऊपर ब्लू कलर के बड़े बड़े सफ़ायर लगे हुए थे। वो वाकई बेहद खूबसूरत थे। आदम ने मोहब्बत से वो ब्रेसलेट जन्नत की कलाई में पहना दिया था। जन्नत प्लीज़ इसे मत उतारना। आदम टेंशन मत लो, मैं इसे नहीं उतारूंगी, और बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत प्यारा है। वो ब्रेसलेट देखते उसके सीने से लगी थी। हाँ मगर तुमसे कम। उसको अपने हिसार में कैद करता उसके बालों पर अपने लब रख गया था। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना आदम, अल्लाह हाफिज़। ये कहती वो बाहर चली गई। वो आयशा के घर के अंदर दाखिल होती ठटकी थी। ड्रग्स की बदबू ने उसकी सांसों को भारी कर दिया था। वो हैरत से उसके पूरे घर को देख रही थी, जहाँ पाउडर के छोटे छोटे सैंपल रखे हुए थे। वो अब इतनी भी बच्ची नहीं थी कि वो समझ ना सकती कि वो पाउडर नहीं बल्कि ड्रग्स थे। और आयशा जितनी पैसों की लालची थी, जन्नत को उससे उम्मीद थी कि वो पैसों के लिए कोई भी काम कर सकती थी। वो पैसों के लिए अपना जिस्म तक बेच सकती थी। वो सब चीज़ें इग्नोर करती आयशा के पास अंदर आई थी। आयशा उसे देखते फ़ोन पर किसी से बात करते फ़ोन काट कर उसके पास आई। आ जाओ अंदर जन्नत, कोई और नहीं आया? नहीं अभी तो कोई नहीं आया, आते होंगे, आओ जब तक हम बातें करते हैं। उसका हाथ पकड़ती उसे अपने बराबर में बिठा गई थी। तुम्हें पता है जन्नत, पैसे की महरूमी क्या है? उसके लहजे में नमी थी। तुम्हें नहीं मालूम जन्नत, तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं हुई ना, मगर तुम नहीं जानती मैंने पैसे के लिए अपने बाप को अपनी माँ को मारते देखा है। मैंने पैसे की खातिर अपनी माँ को अपना जिस्म बेचते देखा है। मैंने पैसे की ही खातिर अपने बाप को अपनी माँ को तलाक देते देखा है। और मैंने इसी पैसे की खातिर अपने तमाम घर वालों को भूख से तड़पता देखा है। मेरे लिए ज़िंदगी में पैसे के अलावा कुछ अहम नहीं है। मुझे पैसों की हवस है, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा। जन्नत उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उसे बस पैसों से मतलब क्यों होता था? लेकिन तुम्हें मालूम है जन्नत, मेरी तमाम महरूमी अब अनवर पूरी कर देगा। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे बहुत से पैसे देगा, मगर उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। और तुम्हें तो मालूम है ना, पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये काम भी मैं ज़रूर करूँगी, पर उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। जन्नत उसे नासमझी से देख रही थी। ये वो क्या क्या कह रही थी? इससे पहले कि जन्नत वहाँ से उठती, तभी आयशा अपनी पैंट की पॉकेट से चाकू निकालते उसकी कमर पर मार गई थी। जन्नत के मुंह से अलग शगाफ चीख जारी हुई थी। वो नफरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखती। वो चाकू उसकी कमर से निकालते दोबारा पूरी शिद्दत से गाड़ गई थी। तकलीफ से जन्नत की आंखों से आंसू निकल आए थे। इससे पहले कि वो होश खोकर गिरती, तभी धार से दरवाज़ा खोलकर आदम अंदर दाखिल हुआ था। आदम को देखते वो फुट फुट कर रो दी थी। वही तो उसका मसीहा था, वही तो उसका सब कुछ था। आदम ने जन्नत की यह हालत देखते सुर्ख निगाहों से आयशा को देखा था। दूसरे ही लम्हे वो बिना कुछ बोले अपनी
पैंट की पॉकेट से पिस्टल निकालता गोली आयशा के दिल के मुकाम पर मार गया था। वो वहीं ढेर होकर गिरी थी। पैसे की लालच ने उसकी ज़िंदगी भी उससे छीन ली थी और अब शायद उसके पास आखिरत भी नहीं बची थी। जन्नत अपने होश गंवाते उससे पहले कि नीचे गिरती, आदम भाग कर आकर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। जन्नत की आंख अस्पताल में खुली थी। कमर में गहरा कट और खून ज़्यादा ज़ाया हो जाने की वजह से उसकी हालत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। वो कई लम्हे आसपास देखती, सोचने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था, मगर शाऊर की दुनिया में आते उसे सब याद आ गया था। आयशा के बारे में सोचते उसकी सब्ज़ आंखों से आंसू गिरते उसके गिरबान में जज्ब होने लगे थे। वो बिना आवाज़ के फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसकी नज़र आदम पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर अपना हाथ धरे गहरी नींद सो रहा था। वो कई लम्हे आदम का चेहरा देखती रही। दूसरे लम्हे वो उसके घने बालों पर हाथ फेर गई थी। उसके लम्स से आदम हड़बड़ा कर उठा था। तुम ठीक हो जन्नत? अब कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? वो फ़ौरन खड़े होते उसके चेहरे पर हाथ रखे पूछ रहा था। नहीं आदम, तुम्हारे रहते भला मुझे दर्द हो सकता है? आदम, तुम्हें कैसे पता चला कि आयशा ने मेरे साथ ये सब किया है? ये सब पूछते उसका लहजा भारी हुआ था। जान से अजीज दोस्त ने सबसे बड़ा धोखा किया था। आदम उसका हाथ पकड़ते झुककर मोहब्बत से उन पर अपनी लब रख गया था। जन्नत तेज़ी से सुर्ख हुई थी। वो जो ब्रेसलेट मैंने आज तुम्हें पहनाया था ना, वो कोई आम ब्रेसलेट नहीं था जन्नत, बल्कि उसके अंदर माइक और GPS ट्रैक्टर फिट था। इसलिए मैंने उसमें फ़िट करवाए थे क्योंकि मैं तुम्हारे मामले में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था। वो ब्रेसलेट मुझे तुम्हारी खैर खबर देता था कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, क्या बात कर रही हो, मैं सब सुन सकता हूँ, तुम्हें ट्रैक भी कर सकता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि आज वहाँ जाते हुए मैंने तुम्हें वो ब्रेसलेट पहना दिया, वरना मुझे कैसे पता चलता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। उसका चेहरा थामे धीमे लहजे में कह रहा था। दूसरी लम्हे वो आदम का हाथ पकड़ते फूट फूट कर रोती थी। क्या हो गया मेरी जान, क्यों ऐसे रो रही हो? उसके बालों को सहलाता हुआ बोला। आदम, आयशा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो हिचकियों से रोते आदम से सवाल कर रही थी। मुझे पहले ही आयशा पर शक था जन्नत, इसलिए मैंने उसके पीछे अपने आदमी लगाए थे। और मुझे ये बात भी अभी थोड़ी देर पहले मालूम हुई कि मेरे दुश्मनों के साथ मिली हुई है जन्नत। मगर अब तुम बेफिक्र हो जाओ, वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और जब तक आदम जन्नत के साथ है कोई जन्नत को कुछ नहीं कर सकता। उसका चेहरा थामे मोहब्बत से बोल रहा था। क्या मैं तुमसे कुछ बोलूँ आदम? उसका हाथ थामे आज से बोल रही थी। हाँ मेरी जान, बोलो, क्या तुम उससे शादी करोगे? अपनी आंखों में उम्मीद के हजारों दिए जलाए उससे पूछ रही थी। आदम हैरानगी से उसे देखते उसके पास आया था। मेरी जान, वो सब तो ठीक है, मगर ये बात तुम अभी क्यों कर रही हो? ये सब तो बाद में भी हो जाएगा ना? नहीं आदम, मुझे तुमसे शादी करनी और जल्द से जल्द करनी है। अब मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, और तुम्हारी बीवी बनने के बाद अगर मुझे मौत भी आ गई तो मुझे मंजूर है। कम से कम मैं तुम्हारी बेवा बनकर तो मरूंगी। उसके लहजे में सच्चाई दौड़ रही थी। उसकी बात सुनते आदम ने उसके लबों पर अपने हाथ रख दिए थे। ऐसी बात क्यों कर रही हो जन्नत? तुम जानती हो ना कि मैं ये सब नहीं सुन सकता तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनते जन्नत ने इस बात में सर हिलाया था। अगर तुम्हें जल्दी निकाह करना है तो मुझे मंजूर है। तुम्हारा कहना तो मेरे लिए हुक्म के बराबर है। वह जन्नत को अपने सीने से लगाता उसकी पेशानी पर अपने लब रख गया था। जन्नत ने सुकून से आंखें मूंद दी थी। जन्नत तेज़ी से रिकवर हो रही थी। जन्नत के रिकवर होते ही आदम और जन्नत ने अपनी शादी की तैयारी करना शुरू कर दी थी। जन्नत की फरमाइश पर आदम ने यह निकाह जल्द से जल्द अरेंज कर दिया था। अगले जुमे उनका निकाह था। निकाह की तैयारी बड़े ज़ोरों शोर से उनके मेंशन में जारी हो सारी थी। जन्नत अपने शौक़ और अपनी पसंद से तमाम चीज़ें अपने और आदम के लिए ले रही थी, और आदम बस उसकी खुशी में खुश हो रहा था। जिस औरत से मोहब्बत की थी उस औरत से निकाह हो रहा था। फिर भला आदम को अब और क्या चाहिए था? वो औरत अगर उसे मरने का भी कहती तो वो मर भी सकता था। तो फिर ये तो बस एक निकाह की फरमाइश थी।
اس کی فرمائش کیسے نہ پوری کرتا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ اپنا حسین روپ آئینے میں ملاحظہ فرما رہی تھی۔ سفید کلر کا غرارہ قمیض پہنے وہ آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن نے اس کے خوبصورت نقوش کو اور ابھار دیا تھا۔ کھڑے کھڑے نقوش کو بیوٹیشن نے اپنے ہاتھ کی مہارت سے اور کھڑا کر دیا تھا۔ سافٹ سا میک اپ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ لبوں پر مہرون لپسٹک لگائے، ناک میں نتھلی پہنے اس کا حسن مکمل تھا۔ خوبصورتی سے دوپٹہ سیٹ کیے وہ اب مکمل بالکل تیار تھی۔ دوسری طرف آدم بھی مکمل تیار تھا۔ سفید کلر کی شلوار قمیض پہنے، بادامی شال گھما کر اپنے کاندھے پر ڈالے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، وہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ حسین مردوں میں سے ایک تھا۔ چہرے پر اتنی کشش تھی کہ دیکھنے والا اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پاتا تھا۔ دونوں گالوں پر ابھرتے ڈمپل، جب وہ مسکراتا تو وہ ڈمپل بھی اپنے ہونے پر غرور کرتے تھے۔ وہ اتنا حسین تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر وہ جنت کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے لیے صرف اور صرف جنت ہی کافی تھی، جو اس زندگی میں اس کے لیے سب کچھ تھی۔ بلکہ صرف اس زندگی میں نہیں، اگر شاید اس زندگی کے بعد اس سے اور زندگی ملتی تو بھی اس کے لیے جنت ہی کافی تھی۔ آدم مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ آدم کو دیکھتے اپنی پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ دوسری طرف آدم کا بھی یہی حال تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے آدم کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ محرون لبوں پر نگاہیں جمائے اسے سختی سے ان کی خواہش ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی ہو جانی تھی، بھلا اس سے زیادہ اس کے لیے کوئی خوشائند بات ہو سکتی تھی۔ آدم اپنی قسمت پر نازا ہوا تھا۔ وہ جسے چاہتا تھا اس کا نصیب بن رہی تھی۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا جنت کے پاس آیا تھا۔ جنت اسے دیکھتے اب تک ہیپناٹائز تھی۔ آدم اسے یوں خود میں محو دیکھ مسکرا دیا تھا۔ اسے ایک اور بار اس عورت سے عشق ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ گلا کھنکارتے اسے متوجہ کر گیا۔ جنت اپنی چوری پکڑی جانے پر بے وجہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ ایسی حرکت آج تک آدم نے تو نہیں کی تھی، مگر اس نے خود نہیں کی تھی۔ اس وقت نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اسے دیکھتے اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ وہ اتنا حسین لگ رہی تھی کہ جنت کو ایک اور بار اپنا دل ہاتھ سے جاتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا دیکھ رہی ہو جنت؟ تمہارا ہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد تمہیں دیکھنے کا پرماننٹ بھی مل جائے گا۔ پھر تم عمر بھر مجھے دیکھتے رہنا اور میں سارے کام دھندے چھوڑ کر تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں گا۔ وہ شرارت سے کہتا آنکھ مار گیا تھا۔ جنت گھبراتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ نہیں وہ میں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ ارے یار کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہارا ہی ہوں، دیکھ سکتی ہو۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا ملائمت سے بولا تھا۔ جنت بھی مسکراتی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو جنت، سب سے بڑھ کر میری لگ رہی ہو۔ بس تھوڑی ہی دیر تمہارے پاس آزادی کی، اس کے بعد تم میری ہو جاؤ گی، صرف اور صرف میری۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنی باہوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ اس کی ٹھوڑی تھامتا محبت سے بولا تھا۔ جنت اس کی اتنی بے باک بات پر تیزی سے سرخ ہو گئی تھی۔ اگر ابھی سے ہی اتنا شرماؤ گی جنت تو بھلا میں کہاں جاؤں گا؟ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے جنت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کو کیسے بتاتا کہ اس کا تیزی سے سرخ ہونا آدم کے دل پر کون سی قیامت ڈھا رہا تھا۔ تم بہت خراب ہو آدم، اس کے سینے پر مکہ مارتی بولی تھی۔ آدم اس کے اس طرح سے کہنے پر ہنس پڑا تھا۔ جیسا بھی ہوں، صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ مجھ سے وعدہ کرو جنت کہ تم ہمیشہ میری رہو گی۔ وہ اپنا ہاتھ پھیلائے آنکھوں میں امید کے ہزاروں دیے روشن کیے اسے پوچھ رہا تھا۔ جنت نے مسکراتے ہوئے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تمہاری جنت صرف تمہاری آدم۔ جنت کے دل میں جگہ بنانے والا پہلا مرد آدم ہی ہے، اور عورت صرف ایک مرد کو ہی اپنے دل میں جگہ دیتی ہے۔ اس کے بعد اس مرد کی جگہ کوئی اور مرد نہیں لے سکتا، اور وہ جگہ تمہاری ہے آدم۔ تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ کوئی شہزادہ بھی کیوں نہ اتر کر آ جائے تو بھی وہ میرے لیے آدم سے زیادہ خاص نہیں ہوگا، بلکہ وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک جنت کے پاس آدم ہے جنت امید ہے، جب تک آدم ہے جنت کے پاس سب کچھ ہے۔
उसके सीने पर सर रखती मोहब्बत से बोली थी। आदम ने सुकून से अपनी आंखें मूंदी थी। वो औरत भी उससे इतनी ही मोहब्बत करती थी जितनी वो करता था। ये इजहार सुनते आदम को जैसे नई जिंदगी मिली थी। उसने मोहब्बत से जन्नत के बालों पर अपने लब रखे थे। उनकी गाड़ी तेज़ी से मस्जिद की जानिब रवा दवा थी। उनका निकाह मस्जिद में होना तय पाया था। गाड़ी में बैठे आदम और जन्नत दोनों बेहद खुश थे। अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने जा रहे थे। अभी वो मस्जिद पहुंचने वाले थे कि तभी उनकी गाड़ी पर पीछे से किसी ने फायर किया था। आदम ने फ़ौरन से भी पहले जन्नत को नीचे झुका दिया था। थोड़ी ही देर बाद उनकी गाड़ी के करीब बेहद बुरा ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट की आवाज़ सुन जन्नत बुरी तरह चीखते आदम के सीने से लगी थी। आदम उसे अपने सीने में भींचता टेंशन से बाहर की तरफ देख रहा था। दूसरे ही लम्हे लॉक्स गाड़ी से निकलता बह रहा था। जन्नत प्लीज़ तुम लॉक्स के साथ जाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। न जाने ये किसने करवाया, उसके लहजे में बेहद तैश भरा हुआ था। मगर मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकती हूँ। जन्नत ने उसका हाथ यूं पकड़ लिया था जैसे वो दोनों जुदा हो रहे हों। मेरी जान प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। मैं बस थोड़ी देर तक आता हूँ। उसका चेहरा थामे नरमी से कह रहा था। जन्नत टेंशन से उसका चेहरा देखती उसका हाथ दबोच गई थी। मेरी जान प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अपने और मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ। आदम ने सर्द लहजे में कहते उसे लॉक्स की गाड़ी की तरफ जाने का इशारा किया था। वो नम निगाहों से आदम को देखती भागते कदमों से लॉक्स की गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। उसे जाता देख आदम की बस हो गई थी। उसने खिड़की के बॉन्ड पर पे दर पे कई पंच दे मारे थे। क्यों उसकी ज़िंदगी सुकून में नहीं आती थी? क्यों कोई उसे सुकून से नहीं रहने देता था? आज उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था और ये क्या हो गया था? उसकी खूबसूरत आंखों के सामने नमी की दीवार चंद ही गई थी। उसे आज से 17 साल पहले का वो दिन याद आया था जब उसकी सालगिरह थी और वो बेहद खुश था। तभी तो उसकी खुशी ही यूं बर्बाद हो गई थी। उसका पूरा शक ईसा पर जा रहा था। वही था जो उसकी खुशियों से जालिस होता था। न जाने उसने ईसा का क्या बिगाड़ा था जो ईसा उसे सुकून की ज़िंदगी गुजारने दे ही नहीं रहा था। खुदा की कसम ईसा, अगर जन्नत को कुछ भी हुआ तो मैं तेरी कब्र वहाँ ले जाकर खोदूँगा जहाँ तुझे इल्म भी नहीं होगा। वह दहाड़ते हुए गाड़ी में बैठा था। अभी वो गाड़ी में ही था कि तभी उसका फ़ोन बज रहा था। लॉक्स का नाम देखते वो फ़ौरन ही कॉल यस करता अपने कान से लगा गया था। बोलो लॉक्स, क्या काम है? सर वो मैं जन्नत बीबी को लेकर मस्जिद पहुंच ही रहा था कि तभी हमारी गाड़ी पर हमला हुआ था। मैं फ़ौरन ही गाड़ी से बाहर आया मगर उसी वक्त किसी ने पीछे से डंडा मारते मुझे बेहोश कर दिया था। अब जब मुझे होश आया तो जन्नत बीबी कहीं भी नहीं है। उसकी ये बात सुन आदम का दिमाग घूम गया था। क्या कह रहे हो तुम लॉक्स, तुम होश में तो हो? जी सर, यहाँ कहीं भी जन्नत बीबी नहीं है। वो जो कोई भी थे जन्नत बीबी को अपने साथ ले जा चुके हैं। लॉक्स, उसे ढूंढो, उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबकी कब्रें अपने हाथ से खोद दूंगा। उसे ढूंढो। वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि लॉक्स को ऐसा महसूस हुआ था कि कहीं वो बहरा तो नहीं हो गया। आदम के हाथ बुरी की तरह कांप रहे थे। ये उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। सामने वाला जो कोई भी था उसकी कमज़ोरी जानता था और वो ये जानता था कि जन्नत उसकी कमज़ोरी थी। उसको कोई चीज़ इतना नहीं पागल कर सकती थी जितना इस खबर ने कर दिया था और यह सिर्फ़ और सिर्फ ईसा ही कर सकता था। ईसा के लिए नफ़रत उसके दिल में पहले से कई गुना बढ़ गई थी। वो पागलों की तरह सबको फ़ोन करता उसे ढूंढने का हुक्म दे रहा था। वो अपनी पूरी फौज को जन्नत को ढूंढने पर लगा चुका था। खुद अपना लैपटॉप खोले वो GPS ट्रैक्टर ट्रेड कर रहा था जो शायद काम नहीं कर रहा था। उसने जन चलाते हुए कई पंच गाड़ी के शीशे पर दे मारे। अगर जन्नत को कुछ हो जाता तो वो खुद भी मर जाता। उसने जन्नत का मोबाइल ट्रैक करने की कोशिश की थी मगर थोड़ी देर पहले वो मस्जिद से पहले वाले रोड की लोकेशन ही दिखा रहा था। वो चीखते हुए अपना सर गाड़ी की सीट से टिका गया। उसकी नीली आंखों से आंसू जारी हुए थे। तभी उसका GPS ट्रैक्टर काम करने लगा था। वो कांपते हाथों से GPS की लोकेशन ट्रेस करते अपनी गाड़ी उस रास्ते की जानिब मोड़ गया था। ईसा, अगर इन सब के पीछे हुआ तो खुदा की कसम मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मैं तुझे वो मौत दूंगा कि तू जैसे दलाल ऐसी दलाली करने से पहले लाख बार सोचेंगे। तेरा वो हशर करूंगा मैं ईसा कि तेरे आने वाली तमाम नस्लें भी इस मौत से डरेंगी। उसके लहजे में सांप जैसी फनकार थी। उसकी गाड़ी हवा से बातें करते लोकेशन की तरफ दौड़ रही थी। वो जितनी तेज़ी से अपनी गाड़ी दौड़ा सकता था वो उतनी ही तेज़ी से दौड़ा रहा था। कई दफ़ा उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा, मगर वो सही सलामत उस लोकेशन पर पहुंच चुका था। पीएस ट्रैकर अब आगे की कोई लोकेशन नहीं दे रहा था, बल्कि वो जो कोई भी था वो जन्नत को लेकर यहीं था। गाड़ी को वेयर हाउस के आगे रोकते वो बाहर आया था। सामने ही एक गाड़ी पार्क थी। वो भागते हुए उस गाड़ी की तरफ बढ़ा था। अंदर झांकने पर जन्नत का ब्रेसलेट उसकी गाड़ी पर पड़ा मिल गया था। वो किसी मंता हयात की तरह वो ब्रेसलेट अपनी पैंट की पॉकेट में डालते अपने पिस्टल में तमाम गोलियां लोड करते अंदर की तरफ भागते कदमों से बढ़ा था। वो अंदर दाखिल होता ठटका था। जन्नत उसे देखते फौरन से उठ खड़ी हुई थी, मगर ईसा उतनी ही तेज़ी से उसका बाजू पकड़कर उसे ज़मीन पर दोबारा फेंक गया। कह रहा ना यही मर। उसने जन्नत का मुंह बुरी तरह झटका था। ईसा, वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि वेयर हाउस लरज उठा था। जन्नत से दूर है, वरना इन्हीं हाथों को काट कर दरिया में बहा दूंगा। उसके लहजे में ऐसी काट थी कि कई लम्हे ईसा उसे चुपचाप देखते रहने पर मजबूर हो गया था। उसकी नीली आंखें सुर्ख हो रही थी। जन्नत की पेशानी पर खून देखते उसके खून में उबाल उठने लगे थे। वो ईसा की मौत अब अपने हाथों ही क़याम पजीर करना चाहता था। तेरी हिम्मत कैसे हुई जन्नत को हाथ लगाने की? वो उसके पास आते उसका गिरबान जकड़ गया था। बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी को हाथ लगाने की? तूने इसको चोट पहुंचाई है ना ईसा? खुदा की कसम मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा वाहद ख़ानदान है। तू मेरा ख़ानदान ख़त्म करना चाहता है? मैं तुझे इस सफ़ाई हस्ती से मिटा दूंगा। तू क्या समझता है कि मैं कमज़ोर हूँ? तेरी भूल है ईसा। असगर रहमान के तेरा कज़न कमज़ोर है। तुझे ऐसी जगह ले जाकर दफनाऊंगा कि तेरे सारे घर वाले भी मिलकर तेरी कब्र नहीं ढूंढ सकेंगे। अच्छा, ईसा तंजिया लहजे में कहता हंस दिया था। वो बुरी तरह हंसते दोहरा हो गया था। तो मुझे मारेगा? तो जिसने अब तक अपने घर वालों के कातलों का पता नहीं लगाया तो मुझे मारेगा? वो फिर से पेड़ पर हाथ रखते बुरी तरह हंस दिया था। उसकी बात पर आदम की आंखें पहले से ज़्यादा सुर्ख हुई थी। अरे इतने साल हो गए तेरे माँ बाप को मरे हुए, अब तक तो तू अपने माँ बाप का पता नहीं लगा सका कि उन्हें किसने कत्ल किया था। तो मुझे मारेगा? यानी ईसा असगर रहमान को, जिसने आज तक तेरे कितने काम बर्बाद कर दिए, वो मकारियत से कहता हंस रहा था। मेरे माँ बाप के कत्ल का मैं बाद में पता लगा लूँगा। तुमने मेरी होने वाली बीवी की तरफ नज़र उठाकर देखने की कोशिश भी कैसे की ईसा? मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू याद रखेगा। वो एक ज़ोरदार पंच उसके जबड़े पर मार गया था। चोट की ताप न लाते ईसा ज़मीन पर उल्टा होकर गिरा था, मगर दूसरी लम्हे वो हंसता हुआ अपने कपड़े झाड़ते उठा था। अरे 17 साल गुजर के तेरे माँ बाप को मरे हुए। 17 सालों में तो तू कभी पता लगा नहीं सका। अब तू कैसे लगाएगा? क्या तेरे हाथ में अलादीन का चिराग आ गया जो तुझे पता लग जाएगा कि तेरे माँ बाप का कत्ल किसने किया था? वो तंजिया लहजे में कहता आदम का दिमाग घुमा रहा। चल तू भी क्या याद रखेगा? मैं तुझे बताता हूँ कि तेरे माँ बाप का कत्ल किसने किया था। उसके कांधे पर हाथ रखता आंख मार गया था। आदम ने नफरत भरी निगाहों से ईसा का चेहरा देखा था। तेरी माँ ने फांसी नहीं लगाई थी, बल्कि तेरी माँ का कत्ल मेरे बाप ने किया था। वो कहता हंस दिया था। वह तकलीफ से ईसा का चेहरा देख रहा था, जो जानवरों की तरह हंसते अब दोहरा हो गया था। बहुत शौक था फूफो मैडम को दुश्मनों में शादी करने का। तब ना सही बात में ही मेरे बाप ने उसे मारकर अपने बदले की आग तो ठंडी की थी। और जानते तेरी माँ के कत्ल का इल्ज़ाम लगाने में मैंने किसको बोला था? वो अपने ऊपर उंगली रखता हंस दिया था। मैंने अपने बाप को कहा था कि वो तेरी माँ के कत्ल का इल्ज़ाम तेरे ही बाप पर लगा दे। फिर वही हुआ जो मैंने कहा। मेरे बाप ने तेरे बाप के ऊपर तेरी माँ के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर उसे भी हाथों हाथ कत्ल कर दिया। यकीन मान, इतना सुकून था उस दिन मैं तुझे बता नहीं सकता आदम। उस दिन मेरे बाप का बदला पूरा हो गया था।
मगर उस दिन तू बच गया, तुझे भी मरना था तो बच गया। तुझे मेरा बाप नहीं मारना चाहता था, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता था ना, इसलिए तब ना सही आज सही, तब 2 मर के थे, आज तुम दोनों को भी मार दूंगा। वो उसकी ओर जन्नत की तरफ इशारा करता आंख मार गया था। जन्नत सहम कर उसकी ओट में छुप गई थी। तकलीफ से आदम का दिल फट रहा था। उसके माँ बाप को इतनी बुरी तरह कत्ल किया गया था। वो कैसे इन चलते फिरते शैतानों को ज़मीन पर जिंदा रहने दे सकता था। उसकी नीली आंखें इस वक्त पानी पानी हो रही थी। दूसरे ही लम्हे वो दोबारा से ईसा का गिरबान जकड़ गया। तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा ईसा, तुम लोगों ने मेरी उस माँ को मारा जो मेरी ज़िंदगी थी, जिससे मेरी सांसें चलती थी। तुम लोगों ने मेरे बाप को भी मार दिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आई थी एक बच्चे को यतीम करते हुए। वो ईसा का गिरबान जकड़े उसे पूछ रहा था। उसकी आवाज़ से शिद्दत गम से फट रही थी। नहीं, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ तू जैसे बच्चे को यतीम करते हुए। ईसा अपना गिरबान छुड़वाते हुए बोला, चल वो सब छोड़, तू आज मेरी होने वाली बीवी को भी मारने वाला था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझसे मेरा ख़ानदान छीना। तू क्या समझता है कि मैं तू जैसे घटिया नीच जात को जिंदा रहने दूंगा? नहीं ईसा, नहीं, तेरी मौत मेरे हाथों होगी। ये कहते हुए एक जोरदार लात ईसा के पेट पर मार गया। ईसा दूर जाकर गिरा था। आदम अपनी गन निकालता लोड करते ईसा पर तान गया। इससे पहले कि वो गोली चलाता तभी उसे अपनी कनपटी पर पिस्टल की नाल महसूस हुई। वो हैरत से पलटा था, मगर दूसरी लम्हे उसका दिल किरची किरची हुआ था। वो जन्नत को बेयकीन निगाहों से देखते सीधा हुआ था। जन्नत उसकी कनपटी पर पिस्तौल रखे उसे तक रही थी। अभी ईसा ऊंचे ऊंचे कह के लगाता खड़ा हुआ था। वो अब ईसा को खून उतरी निगाहों से घूर रहा था। ये मेरी छोटी बहन है आदम, मेरी बहन जिससे तू इतनी मोहब्बत करता है, वो कोई और नहीं बल्कि ईसा असगर रहमान की बहन है, सगी बहन। वो हंस हंस कर दोहरा होते ज़मीन पर बैठा था। ये मेरे कहने पर तेरे साथ रहती थी, ये तेरी तमाम अंदर की खबरें मुझ तक पहुंचाती थी। वो एक और राज अफशा कर गया था। आदम ने ज़ख्मी निगाहों से जन्नत को देखा था। जन्नत की आंखों में क्या था क्या नहीं, आदम को समझ नहीं आया था। तुमसे कितनी शिद्दत से मोहब्बत की थी मैंने जन्नत। इस सारी दुनिया में मेरी माँ और मेरे बाप के बाद तुम ही तो थे जो मेरा ख़ानदान थे। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जन्नत? सब कुछ तो तुम लोगों ने ही मेरा बिगाड़ा है। मैंने तो तुम लोगों का क्या बिगाड़ा जो तुम सब मेरे पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो? वो पंजे के बल ज़मीन पर गिरता फूट फूट कर रो दिया था। थोड़ी देर पहले माँ बाप के कत्ल का पता चला था, और अब जो उसकी ज़िंदगी थी उसके धोखे का पता चला था। ये वार बहुत कारी था। वो जैसे भरभरी मिट्टी की तरह ढह गया था। मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की जन्नत, तो तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। वो अपने बाल अपने हाथों में लेते फूट फूट कर रो रहा था। जन्नत आंखों में कोई भी जज्बा लिए बगैर उस पर पिस्टल ताने खड़ी थी। मार दो जन्नत, इसे मार दो, ईसा चीखा था। आदम को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई हो। जिस औरत से उसने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की थी, उस औरत ने भी उसे धोखा दिया था। वो इस मौत के लिए तैयार था। असल मौत तो ईसा के लबों से निकला। वो इजहार ही कर चुका था, जिसमें उसे ये पता चला था कि उसकी ज़िंदगी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था। दूसरी लम्हे वहाँ वो हुआ था जिसकी किसी को भी खबर नहीं थी। वो अपनी गन आदम पर से हटाती ईसा पर तान गई थी। ईसा के चेहरे का रंग सफ़ेद हुआ था। मैं सब जानती हूँ भाई, गलत आदम नहीं, गलत तुम और रब्बा थे। आदम कहीं भी गलत नहीं था। इसका पूरा ख़ानदान तुम जैसे अबलीसों ने ख़त्म किया। इसके बाद अब तुम मुझे भी उसे छीन लेना चाहते थे। नहीं भाई नहीं, मैं तुम लोगों को इतना बड़ा शैतान नहीं बनने दूँगी। तुम लोग पहले बहुत कुछ कर चुके हो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अब भी तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? आदम की जितनी भी खबरें मैंने तुम्हें पहुंचाई थी वह सब झूठ थी। आदम से सच्ची मोहब्बत करती हूँ मैं। तुम्हें कत्ल कर सकती हूँ लेकिन आदम को नहीं। आदम भीगी निगाहों से जन्नत का रूप देख रहा था। दूसरे लम्हे वो पिस्टल की तमाम गोलियाँ ईसा पर चला गई थी। ईसा ढेर होकर
फर्श पर गिर गया था। दूसरी लम्हे वो पिस्टल छोड़ती फूट फूट कर रो रही थी। आदम उसके पास जाते उसे अपनी बाहों में भींच गया था। मुझे माफ़ कर दो आदम, मैंने तुम पर गन तानी, अगर मैं वो ना करती तो भाई तुम्हें मार देता। आदम, मैं और लॉक्स मस्जिद की तरफ जा रहे थे जब ईसा ने मुझे ज़बरदस्ती लॉक्स की गाड़ी से निकाल लिया था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ, नहीं तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने इनकार कर दिया, मगर इस बात पर उसने मुझे मारा। फिर मैंने उसकी बात पर रजामंदी दे दी थी, क्योंकि अगर मैं रजामंद ना होती तो वो तुम्हें मार देता। लेकिन तुम खुद से बताओ आदम, क्या तुम्हारी जन्नत तुम्हें मार सकती है? उसके चेहरे पर हाथ रखकर मान से पूछ रही थी। आदम उसका हाथ थामते उस पर अपने लब रख गया था। मैं जानता हूँ कि सारी दुनिया भी आदम के खिलाफ क्यों ना जाए, उसकी जन्नत हमेशा उसी के साथ रहेगी। उसको खड़ा कर गया था, तभी एक सिसकी जन्नत के मुंह से निकली। उसके पैरों पर जख्म देख वो अगले लम्हे झुककर जन्नत को अपनी बाहों में उठा गया था। अब उसका रुख मस्जिद की तरफ था। निकाह के लिए आज का दिन ही तय हुआ था और निकाह आज ही होकर रहना था। आज उनकी जिंदगियों से बुराई मिट गई थी। ईसा जैसा इब्लीस अपने मकाम को पहुंच गया था। थोड़ी देर पहले उसका निकाह आदम से हुआ था। वो एक झटके में जन्नत आदम बन चुकी थी। उसका रूम जैसे हल्का हो गया था। अभी वो बैठी थी कि तभी दरवाज़ा खोलकर आदम अंदर दाखिल हुआ था। आदम को देखते वो सिमट कर बैठ गई। वो धीमे धीमे कदम उठाता उसके पास आया था। कैसी हो मिसिस? उसका चेहरा अपने हाथ के प्याले में बढ़ते उससे पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ आदम, तुम कैसे हो? तुम मेरा नसीब बन गई हो। आदम को भला कुछ हो सकता है? वो मुलायमत से उससे पूछ रहा था। उसने धीरे से नफ़े में सर हिलाया था। तुम मेरी सांस हो जन्नत। अगर तुम हो तो आदम सांस लेता है, तुम नहीं होगी तो आदम उस रोज़ सांस भी नहीं ले सकेगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम सिर्फ मेरी रहोगी, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वो उसे वादा ले रहा था। मैं वादा करती हूँ आदम कि मरती मर जाऊँगी, मगर अपने आदम को छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो आगे आते आदम के सीने पर अपना सर रख गई थी। आदम ने किसी कीमती मता की तरह उसे अपनी बाहों में समेटा था। दूसरी लम्हे वो उसका चेहरा अपने हाथों में बढ़ता वो उसकी पेशानी चूम रहा था। जन्नत ने कपकपाते हुए उसका कॉलर थाम लिया था। अब उसकी दोनों आंखों को चूम रहा था। वो उसके अकीदत भरे लम्स को महसूस कर अपनी आंखों में मौन गई थी। अब वो उसके दोनों गालों को चूम रहा था। जन्नत मोहब्बत से आदम को देखते अपने दोनों बाजू आदम के गर्दन पर लपेट गई थी। दूसरी लम्हे आदम उसके खूबसूरत लबों को देखता उन पर झुक गया था। वो जुनूनी होता उसके लबों को अपने लबों में दबाए उसकी सांसें खींच रहा था। जन्नत ने झटपटाकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी, मगर वो और जुनूनी होता उसके लबों से लिपट गया था। थोड़ी सी मज़ामत के बाद जन्नत भी उसके लबों को अपने लबों में दबाए उसकी शिद्दत में उसका साथ देने लगी थी। काफ़ी देर वो दोनों यूं ही एक दूसरे की सांसें खींचते रहे। जन्नत की सांस रुकने पर आदम उसे छोड़ता नरमी से उसे तकिए पर लटा गया था। दूसरी लम्हे वो उस पर झुकता उसकी गर्दन पर अपने लब रखने लगा था। आदम की बीड़ जन्नत को सिसकने पर मजबूर कर रही थी। वो एक हाथ से आदम के बालों को जकड़े उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर आदम और जुनूनी होता उसकी गर्दन पर अपने लब रखने लगा था। जन्नत उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरती उसका चेहरा अपने हाथों से थामती उसके लबों पर अपने लब रखती शिद्दत से उसकी सांसें खींचने लगी। आदम भी उसकी शिद्दत में उसका साथ देने लगा। थोड़ी ही देर बाद आदम उसके ऊपर से उठते अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाल गया था। वो एक झटके से जन्नत को उठाकर बैठाता उसकी फ्रॉक भी उतार कर दूर फेंक गया था। जन्नत शर्म से अपना आप छुपाने लगी थी। दूसरी लम्हे आदम उसे दोबारा नरमी से बिस्तर पर लटाते उसके ऊपर आते दीवानों की तरह उसकी गहराइयों पर झुकते वहाँ दांत गाड़ने लगा। जन्नत की सिसकियाँ उसे और जुनूनी बनने पर मजबूर कर रही थी। काफ़ी देर वो उसकी गहराइयों पर दीवानगी दिखाकर उड़ते अब उसके लबों से लिपट रहा था। अब वह दोनों फिर एक दूसरे की सांसें खींच रहे थे। वो उड़ते नरमी से उसकी पेशानी चूमता अब उसे पूछ रहा था, जन्नत मेरी जान,
کیا اجازت ہے کہ میں تمہارے روم میں سما کر تمہیں اپنا بنا لوں؟ اس کا چہرہ تھامے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ جنت شرما کر نگاہیں جھکاتی بس بعد میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کی رضامندی پا کر آدم کو جیسے دو جہانوں کی خوشیاں مل گئی تھی۔ وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کو اپنی روح میں شامل کر گیا تھا۔ جنت کی سسکیاں اسے اور جنونی بنا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر جھکتے اپنی شدتوں میں تیزی لاتے اسے آخر تک پاتے چلا گیا تھا۔ کمرہ آدم کی شدتوں سے لرز رہا تھا۔ ان کے ملن پر چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ بے شک آدم کی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں رہی تھی، مگر اب اللہ نے جنت کو اسے دے کر اس کی زندگی کو حسین سے حسین تر بنا دیا تھا۔ دوسری طرف اصغر رحمان بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ کسی نے بہت بری طرح اس کا قتل کر دیا تھا۔ جس کسی نے بھی اس کا قتل کیا تھا اتنی بری طریقے سے کیا تھا کہ اس کی لاش پہچان کے مرحلے سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ بے شک برا کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ برا ہی کرتا ہے۔